अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। बरामदात किसी भी मुल्क के लिए बड़ी अहमियत और हैसियत की हामिल होती हैं और ज़ाहिर है ज़र मुबादला के हसूल का सबसे बड़ा और मौसर ज़रिया जो है ये बरामदात ही होती हैं। पाकिस्तान के अंदर बरामदात का अंसर जो है वो बुनियादी तौर पर घूमता है टेक्सटाइल सेक्टर के इर्द गिर्द, और ये बात कही जाती है कि ये एक पैम्पर्ड बच्चा भी है, लेकिन ऑफ लेट ये शोबा जो है ये बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हुआ है। पाकिस्तान की बरामदात जो हैं, जो कि वन सेक्टर ओरिएंटेड हैं, वो एक ही जगह के ऊपर ऐसे दिखाई देता है कि जमूद का शिकार हैं। एक मरतबा फिर मौजूदा हुकूमत जो है वो इस चीज़ की दावेदार है कि उन्होंने सहूलतें जो हैं वो फ्राहम की हैं, बिजली के रेट्स के हवाले से, सेल्स टैक्स रिफ़ंड्स के हवाले थे, इस शोबे के रिफ़ंड्स के हवाले से, और उसके साथ साथ ये बात भी कही जा रही है कि इस वक्त टेक्सटाइल का शोबा जो है वो पूरे बूम पर है। फैसलाबाद की कोई मिल ऐसी नहीं है कि जहाँ जो अपनी पूरी कैपेसिटी पर नहीं चल रही है। ज़ाहिर है कि ये बात भी कही गई कि चूँकि कोविड है, भारत और बांग्लादेश के ऑर्डर कैंसिल हुए, वो पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हुए, और ज़ाहिर है कि उसकी वजह से हमारे इस शोबे के अंदर एक तवानाई जो है वो आई। लेकिन देखना ये है कि दिसंबर के बाद की सूरत हाल जो है वो क्या होती है, और क्या इस शोबे से वाबस्ता अफराद जो हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ के देखते हुए हुकूमत के दावों के साथ जो हैं वो मुत्तफ़िक हैं, और क्या वो ये समझते हैं कि जो सूरत हाल है उसके अंदर जिस तरह की हुकूमत दावा कर रही है टेक्सटाइल के शोबे की चलने के हवाले से, क्या वो दुरुस्त है या उनको अभी भी कुछ मसाइल हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या शिकायत हैं। बुनियादी तौर पर ये वो मंज़रनामा है जिस पर करेंगे बात, आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मारूफ सनतकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर मजीद साहब, मुमताज़ सनतकार हैं, टेक्सटाइल के शोबे से वाबस्ता हैं और बरामद कुनंदगान में से हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़वाद अल करीम साहब, मुमताज़ सनतकार हैं, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल के शोबे के अंदर भी उनका एक बड़ा नाम है। अज़हर मजीद साहब, आपसे ज़रा इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि आप फैसलाबाद में बैठे हैं, और फैसलाबाद के हवाले से वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे हैं वो ये है कि वहाँ की सनतें जो हैं पूरी कैपेसिटी पर चल रही हैं, वहाँ पे लोगों को काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, और वहाँ पे रॉ मटेरियल जैसी चीज़ की कमी का जो है वो सामना है, और टेक्सटाइल का शोबा जो है वो इस वक्त भरपूर तरीके से जो है वो चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, स्पेशली इख्तियार बेग साहब मेरे कोलीग हैं FPCCI में, और फवाद अनवर साहब को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं ये तो एडमिट करूँगा कि टेक्सटाइल के शोबे में प्राइम मिनिस्टर ने अनथक मेहनत की है, काफ़ी उन्होंने इस पर तवज्जो दी है, एक्सपोर्ट पे ख़ास तौर पे तवज्जो दी है। उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स बेहतर हुए हैं, लेकिन थोड़े से ओवर एग्जेगरेटेड फिगर्स हैं। यहाँ पे लेबर की कमी हो गई है या कैपेसिटी फुल चल रही है। मैंने न्यूज़ में सुना कि 50,000 से 80,000 यूनिट्स नए लग गए हैं, तो वो 50,000 से 80,000 लूम्स की शायद बात कर रहे हैं, यूनिट्स तो नहीं हो सकते इतनी जल्दी एक शहर में। पहले 1-1.5 साल में जो था वो तरक्की इतनी नहीं थी, लेकिन पिछले 6 महीनों में, स्पेशली जब ये कोविड आया है, उसमें आपने सही फरमाया कि बांग्लादेश या इंडिया के ऑर्डर्स कुछ डाइवर्ट हुए हैं, जिससे इंडस्ट्री ऑक्युपाइड है, नॉट 100% लेकिन 70-80% ऑक्युपाइड है। ये भी नहीं है कि आदमी नहीं मिल रहे, आदमी बड़ी आसानी से मिलते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपोर्ट भी अगर वो वाली बात होती तो हमारी एक्सपोर्ट की ग्रोथ कोई 10 से 15% ऊपर जाती इन महीनों में। जो आप अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट देखें तो वो शायद 1% के करीब बढ़ी है। लेकिन अगर कुछ सेक्टर्स देखें, जैसे गारमेंट का एरिया है, नेटेड गारमेंट है, वोवन गारमेंट है, उसमें जो इंक्रीज है वो
काबिल तहसीन है। और उसकी वजह सिर्फ वही है कि बांग्लादेश के ऑर्डर से डाइवर्ट हुए तो उन पे थोड़ा प्रेशर आया, डिमांड आई, प्राइसेस थोड़ी इम्प्रूव हुई और उससे वो बेहतर हो गए। लेकिन अभी भी हमारे पास बांग्लादेश जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। पूरे पाकिस्तान में जिस तरह गवर्नमेंट में उन्होंने तरक्की की है और उन्होंने ब्रांड मार्क्स एंड स्पेंसर्स एंड ऑल जो एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं उसमें बांग्लादेश बहुत आगे है। हम लोग अभी उनसे बहुत पीछे। उनकी $36 बिलियन की सिर्फ गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट है, हमारी टोटल एक्सपोर्ट $13 बिलियन है, जो हम अजहर मजीद साहब जी, अजहर मजीद साहब मैं आता हूँ क्योंकि ये अब जब हम बरामद और उस पर जाएंगे तो इस हवाले से इसको लेते हैं। अब फवाद अल करीम साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि टेक्सटाइल के शोबे को जो मुश्किलात दरपेश थी, इससे पहले कि हम टर्न बाय टर्न जाएं, आप ओवरऑल एक जो तस्वीर इस वक्त पेंट की जा रही है, आप समझते हैं कि वो वैसी ही सूरत हाल है? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें, जो तस्वीर पेश की जा रही है, जैसे अजहर साहब ने बताया कि थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है, बट ये ज़रूर कहने की यहाँ ज़रूरत है कि चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। इंटरनेशनली भी हमें मौके अब ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसके कुछ रीजंस आपने बताए, और सेकंड रीज़न जो था वो यूएस चाइना जो ट्रेड वॉर है उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिला है और बहुत बेनिफिट मिल सकता है। बट जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मौजूद है या जो कैपेसिटीज़ मौजूद हैं वो बेनिफिट उठाने के लिए इतनी तैयार नहीं थी। हैविंग सेड दैट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आज आ रही है, और वो मेरा जो ख्याल है वो ज़्यादा वजह यही है कि बिकॉज ऑफ चाइना एंड यूएस ट्रेड टेंशंस की वजह से है। जहाँ तक मुश्किलात का अगर देखा जाए तो आई मीन द फर्स्ट एडवांटेज जो हमें आया था आफ्टर दिस गवर्नमेंट एंड इन द लास्ट 1 ईयर, वो था हमारा डॉलर की सही प्राइसिंग होना। सेकंड, रिफंड्स जो सेल्स टैक्स रिफंड्स थे उसको वो फास्ट सिस्टम पे ले गए। आई थिंक दैट वाज अ बिग एडवांटेज एज वेल। कोविड के ज़माने में जो स्टेट बैंक ने स्टेप्स लिए हैं, जो एक सैलरी का स्टेप लिया, जो लोन रीपेमेंट्स प्रिंसिपल्स के डिले का स्टेप्स लिया, दोज वर आउटस्टैंडिंग स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक, और जितने क्विक टाइम में उन्होंने वो फैसला किया, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड इन पाकिस्तान। बट अगेन जो इश्यूज हमारी तरफ अभी भी रहते हैं, बाकी रिफंड के हैं, DLTL के रिफंड्स के इश्यूज हैं, या अब जो इश्यू कराची में सबसे बड़ा जो होने लगा है वो एनर्जी के प्रॉब्लम्स की वजह से होने लगा है। तो अगर देखा जाए कि कैपेसिटीज और लग सकती हैं, ऑर्डर्स की सिचुएशन क्या है, बहुत अच्छी सिचुएशन है, ऑर्डर्स पाकिस्तान में आ सकते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पे आ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट नीड्स टू कम अप विद अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। मैं फवाद साहब आता हूं क्योंकि अब ये ज़रा बात खुल रही है। इसमें इख्तियार बेग साहब ये फरमाइएगा कि आपने ये दोनों अफराद बराह रास्त वाबस्ता हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक तस्वीर जो है बड़े अरसे के बाद सनतकारों से सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है वो ये क्लेम करने में हक बजानिब है कि उन्होंने जो इक़दामात उठाए, जैसे फवाद अल करीम साहब भी कह रहे हैं, वो बेनिफिशियल साबित हुए हैं? देखिए, मैंने फवाद करीम साहब को सुना और मैं उनसे एग्री करता हूँ। उसके अलावा जो मैं ऐड करूँगा, अजहर मजीद साहब के वक्त में मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मुझे नहीं पता, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने किन पॉइंट्स के ऊपर रोशनी डाली है। लेकिन जो आपका सवाल है उसका जवाब देते हुए मैं ये कहूँगा, यकीनन हमारे यहाँ टेक्सटाइल के शोबे की, हमारी सनत की, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी की हालत पहले से बहुत बेहतर है। बहुत सारे ऑर्डर आए हैं। वो ऑर्डर ये इस वजह से भी आए हैं कि कोविड की वजह से इंडिया में, बांग्लादेश में प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ उनकी मुतासिर हुई हैं, और जो बायर हैं वो वहाँ रिस्क नहीं लेना चाहते ऑर्डर देने का, वो ऑर्डर शिफ्ट हुए हैं। दूसरा, बिल्कुल फवाद ने सही कहा कि पाक चाइना ट्रेड वॉर में जो टैरिफ बढ़ाया है चाइना के ऊपर, उसमें हमारे यहाँ से इंपोर्ट करना अब सस्ता पड़ रहा है। तो वो भी एक लॉन्ग टर्म अगर हम उसमें अपनी स्ट्रेटजी बनाएं तो एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर जो है उसमें हम पेनिट्रेट हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ जिस पे मैं ज़ोर डालूँगा, और उसका मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा, मैं इन्वॉल्व भी रहा हूँ,
वो ये है कि 2-3 चीज़ें थी जिन्होंने हमारी एक्सपोर्ट को अनकम्पिटिटिव बना दिया था। एक एनर्जी की कीमतें थी जिसमें हम रीजन में सबसे महंगे थे, गैस की कीमत हमारी सबसे महंगी थी, बिजली की कीमत हमारी सबसे महंगी थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने 7.5 सेंट तो 6.5 सेंट MMBTU के ऊपर वो गैस और बिजली की कीमतें ले आए और टेक्सटाइल पॉलिसी आने वाली है जिसमें 2025 तक इसको लॉक किया जा रहा है। अभी भी नेक्स्ट ईयर जून तक तो लॉक है ही। इससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बड़ी सिग्निफिकेंटली कमी आई है। फिर मार्कअप रेट कम हुए हैं और पॉलिसी रेट जो 13.5% से बढ़ के 15-16% पे हो गया था वो अब 7% पे मुस्तहकम है, रुका हुआ है। तो ये एक चीज़ जो थी, ये 2 चीज़ों ने हमारी माली लागत में कमी की, प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी की, प्लस FBR ने जो फास्टर सिस्टम ऑफ रिफंड ऑफ सेल टैक्स इंट्रोड्यूस कराया है, मैं कहता हूँ दिस इज़ ए ड्रीम कम ट्रू। और मैं कल भी FBR के चेयरमैन साहब के साथ मीटिंग कर आया हूँ। परसों जो मेंबर इनलैंड रेवेन्यू डॉक्टर अशफाक के साथ मिलकर आए हैं और हमने उन्हें बतलाया कि ऑर्डर हमारे पास 3-3, 4-4 महीने के हैं। नए ऑर्डर लेने के लिए अब झिझक रहे हैं क्योंकि हमें कॉटन की पोजीशन वाज़ेह नहीं है। इख्तियार बेग साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है जी, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अज़हर मजीद साहब, आप इस बात से इत्तफाक करेंगे कि सेल्स टैक्स जो है वो फास्ट ट्रैक हुआ है, रिफंड्स का मामला जो है वो बेहतर हुआ है और इससे आप लोगों को जो मसाइल थे ख़ास तौर पर फाइनेंसिंग के हवाले से उसमें कोई कमी आई है? मैं बिल्कुल इससे इत्तफाक करता हूं कि जो फास्ट सिस्टम आया है उससे सेल्स टैक्स में आपके फाइल करने के तकरीबन 3-4 दिन के बाद RPO आ जाता है और 8-10 दिन के बाद उसका चेक मिल जाता है। लेकिन वो जो फाइल करते हैं हम 3 से 4 महीने पहले वाला फाइल कर रहे होते हैं, तो हर टाइम 3 से 4 महीने का सेल्स टैक्स गवर्नमेंट के हाथ में होता है। हम पहले जमा कराते हैं और उसके बाद रिफंड रजीम में जाते हैं। ठीक है, जब रिफंड रजीम में जाते हैं तो वो फास्टर हो गया, बट उस वक्त तक मतलब मैं एक छोटी सी मेरी कंपनी है आरजू टेक्सटाइल मिल्स, मेरी सेल्स टैक्स 4 करोड़ रुपए महीने का मैं पहले पे करता हूं और वो 4 महीने बाद रिफंड होता है। तो 4 महीने का सेल्स टैक्स बनाऊं तो वो 160 मिलियन हो जाता है। तो ये बड़े यूनिट्स का इससे ज्यादा होगा। तो ये पैसे जो एक्सपोर्टर के हैं ये गवर्नमेंट के पास फंसे रहते हैं। इसी तरह DLTL पिछले 3-4 महीनों से कुछ भी नहीं मिला। और भी जो रिफंड्स हैं उसमें इनकम टैक्स और इसके जो रिबेट के हैं उसमें पहले से तो बेहतरी है, लेकिन अभी भी काफी रिफंड्स बकाया हैं। तो एक्सपोर्टर को ये बड़ी फैसिलिटी होती जो, क्योंकि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट 0 रेटेड है, एक्सपोर्टर पे कोई टैक्स नहीं लगता। ये पहले 2 फिर लो वाली जो कहानी है उसमें उसके 20-25 करोड़ रुपए हर वक्त गवर्नमेंट की तरफ लगते, और वो 3-4 महीने में भी फास्टर पे आप रिफंड क्लेम कर लें तो तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वो बन जाती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी प्राइम मिनिस्टर से भी आपके थ्रू और कॉमर्स टीम जो इकोनॉमिक टीम है कि इसको वापस जिस तरह की हमारी रिजीम थी, नो रिबेट नो रिफंड 0 रेटेड जिसे कहते हैं, उस पे लाएंगे तो ये सारे का सारा कैपिटल जो गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है ये रीइन्वेस्ट होगा एक्सपोर्ट में और उतनी ही एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मैं आता हूँ अज़हर मजीद साहब। अच्छा, फवाद अनवर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या ये जो इस वक्त का हमारा फ़ायदा है ये वक्ती फ़ायदा है या आप ये देख रहे हैं कि नहीं ये आगे भी कंटिन्यू करेगा और ये एक तवीलुल मुद्दती एडवांटेज है? क्योंकि अगर ये एक ऐसी सूरत हाल है तो यकीनन हमें जो हमारा ज़र मुबादला का सिलसिला है वो ना सिर्फ बेहतर होगा बल्कि बरामदात में भी एक खुशकुन इजाफा हो सकता है। सर देखें, जो अगेन कमिंग बैक टू US चाइना ट्रेड वॉर जो है, उससे जो हमारे रिटेलर्स थे या जिनको हम एक्सपोर्ट करते थे
उनको ये एहसास जरूर हो गया है कि दे कैन नॉट हैव ऑल एग्स इन वन बास्केट, और उन्होंने ये डिसाइड किया है इसीलिए कि पाकिस्तान की मार्केट को ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए और पाकिस्तान की जिन चीजों में एक्सपर्टीज हैं जैसे कि डेनिम है या बेडिंग है, उन चीजों में इनको ग्रो किया जाए। अब जो प्रॉब्लम आता है वो यही आता है कि हमारी कैपेसिटीज रिलेटिव टू इंडिया, बांग्लादेश या चाइना बहुत छोटी है। हमें उनको ग्रो करने की जरूरत है और उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जिसे गवर्नमेंट को हमें फौरन प्रोवाइड करना चाहिए। जो अब नई टेक्सटाइल पॉलिसी आई है उसमें उन्होंने काफी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन उसको किस तरह से प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करना है इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स इन इट, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो अभी नजर नहीं आती कि किस तरह से होगा। अगर हमने ये चीजें 6 महीने से 1 साल में अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, जो अपॉर्चुनिटी आज है हमारे बिजनेस कैप्चर करने, वो इंडिया या बांग्लादेश ले जाएंगे, क्योंकि चाइना से ये बिजनेस जरूर शिफ्ट होना है। सो इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल कि गवर्नमेंट शुड स्टेप अप एंड प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर वी रिक्वायर। अच्छा, अब इसमें मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, जो नई टेक्सटाइल पॉलिसी है, फवाद अनवर साहब का ये कहना है कि उसमें अल्फाज बहुत हैं, अमलियत कम है, कि आपने उसको ज़मीन के ऊपर कैसे एक फॉर्मेशन करनी है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि आपका तो काफ़ी तबादला ख्याल भी हुआ है हुकूमत से इस सिलसिले में। जी देखिए, ये नई टेक्सटाइल पॉलिसी 2025 जो उन्होंने दी है, उन्होंने सिर्फ उन्हीं इश्यूज़ को मैं बात करूँ आपसे जो रियली कंसर्न है। टारगेट 20.8 का है, अचीवेबल है, कोई $8 बिलियन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उन्होंने 4 पॉइंट्स पे वैल्यू एडिशन, प्रॉफिटेबिलिटी और मेन मेड फाइबर की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाने का वादा करा। ये ज़रूरत है, हमारा कॉटन मेन मेड फाइबर रेशो 30-32% है, दुनिया में कम से कम 50-50% होता है, यानी 50% कॉटन, 50% मेन मेड। जब जाके हमारा कॉटन पे रिलायंस कम होगा। कॉटन के कल्टीवेशन एरिया कोई शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे हमारी क्रॉप शॉर्टफॉल हो रही है। 13 मिलियन बेल अब पहुंच गई 7.5 से 8 मिलियन बेल पे, और अब इंडिया से भी वाघा बॉर्डर से आप नहीं मंगा सकते, तो आपको ब्राज़ील, सेंट्रल एशियन कहाँ से मंगा रहे हैं, जिसमें फ्रेट और कॉस्ट उसकी बढ़ रही। तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी जो आपकी एक हक था, जिसके बुनियाद पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की फली फूली है, वो एरोड होती जा रही है। फिर उन्होंने यकीनन पावर और गैस के वही कीमत जो 7.5 सेंट्स के और 6.5 सेंट पर MMBTU गैस के दिए हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइन बात है कि हम पोजीशन ले सकते हैं कि हमारी कॉस्ट कितने में पड़ेगी। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ को यकीनन कम करना है, और हमने साथ साथ LTF और एक्सपोर्ट रिफाइनेंस की जो स्टेट बैंक की फैसिलिटीज़ हैं उनकी अमाउंट को, क्वांटम को बढ़ाना है, क्योंकि बीच में एक्सपोर्ट रिफाइनेंस ख़त्म हो गया था बैंकों की लिमिट। मैं खुद गया था अपना समर हसनैन साहब जो चीफ हैं इसके, उन्होंने 100 से फिर 200 बिलियन इसको बढ़ा के दिया, हमारे टेक्सटाइल के लोग साथ में थे। तो मेरा कहने का मकसद है कि आपका एपेटाइट पता होनी चाहिए इंडस्ट्री की क्या है। और तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ये फास्टर का जो सिस्टम बनाया है बहुत अच्छा है। 76 आवर्स में वो कहते हैं कि रिफंड दे रहे हैं, अनबिलीवेबल है। हमें उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है जिसमें मुझे कन्वीन करने को कहा है कि कोई शिकायतें हों, लेकिन जब फील्ड में डेफर्ड पेमेंट आती हैं उसका ट्रीटमेंट जो है उसमें डिले हो रहा है। और वो कल भी हम बात कर आए डॉक्टर अशफाक से और चेयरमैन FBR जो हैं जावेद गनी साहब से कि सर इसको आप सही करेंगे, डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट हो, नो मैन टच इसमें होना चाहिए। फिर वहाँ पे डिले होती हैं, करप्शंस होते हैं, मैनिपुलेशंस होती हैं। अगर इस FBR ने हमारी वर्किंग कैपिटल को चोक ना होने दिया, हमारा कैश फ्लो बेहतर रहा, हमारी रिफंड्स वक्त पे मिलते रहे, कमर्शियल एक्सपोर्टर जो बेचारे छोटे हैं उनको वो कहते हैं कि जी 12% से ज़्यादा एक्सपोर्ट का नहीं देंगे, वो भाई वो तो पूरा इनपुट यूटिलाइज कर चुके होते हैं, उनका तो पूरा वापस होना चाहिए। ये छोटे हैं, इनके आगे 50 लाख फंसते हैं तो ये शिपमेंट नहीं कर पाएंगे। मैं आता हूँ जी, मैं आता हूँ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। फवाद साहब, चूँकि आप कराची बैठे हुए हैं, लिहाजा आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ऑर्डर्स हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि सूरत हाल जो है बड़ी मुतमिन है,
और ये लॉन्ग टर्म मामलात हैं, और जाहिर है कि आपके पास ऑर्डर्स जो हैं वो और भी आप ले सकते हैं। लेकिन क्या आपको जो इस वक्त एनर्जी का क्राइसिस है, अगर आप ऑर्डर्स जो है वो शेड्यूल के मुताबिक नहीं मीट कर पाते हैं तो फिर क्या सिचुएशन होगी, और आपको ये जो गैस का इशू है ये कितना आप लोगों के लिए उधर प्रॉब्लम बना हुआ है? सर देखें, जैसे बेग साहब कह रहे थे कि हमारे गैस की प्राइसेस इन्होंने लॉक की हुई हैं, लेकिन देन हम नदीम बाबर साहब के साथ हमने एक मीटिंग करी। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि गैस की शॉर्टेज विंटर में पाकिस्तान में होती है और इस मरतबा काफ़ी सीवियर शॉर्टेज होनी है, सो दे हैव टू इंडक्ट LNG इन द पाइपलाइंस, और उसके लिए हमें 5 महीने के लिए प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, जो हमने अग्री किया, क्योंकि इट वाज कि आप महंगी गैस ले लें या ना लें। आई मीन दैट वाज द चॉइस जो कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट को दी गई थी। तो हमने वो प्राइस अबाउट 30% बढ़ा के 5 महीने के लिए ले ली गई। अब ये बेग साहब अगेन कह रहे थे कि एनर्जी की प्राइस लॉक करने का इन्होंने कहा हुआ है, लेकिन वो प्रैक्टिकली मुझे नजर नहीं आता कि लॉक हो सके, क्योंकि गैस जो है वो हमारी इंपोर्ट पे ज्यादा बढ़ती जा रही है और डोमेस्टिक गैस खत्म होती जा रही है। अब अगर मैं नई कंपनी सेट करना चाहता हूं कराची में, तो आई एम नॉट अलाउड अ गैस कनेक्शन इन कराची। सो अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप नहीं कर सकता, नई कैपेसिटी नहीं लगा सकता, सो हाउ कैन आई हैव मोर ऑर्डर्स? सेकेंडली, अगर कंटिन्यूटी ऑफ गैस नहीं आती और हमें यहाँ पे शॉर्टेज रहती है, आई वुड नॉट बी एबल टू फुलफिल माई ऑर्डर्स। हमारे ऑर्डर्स हम पूरे अगर नहीं कर सकेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर हमें ऑर्डर नहीं देगा एंड वी विल लूज मार्केट शेयर। सो जो मैं बात करता हूं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह पे होना चाहिए विद अ लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द गवर्नमेंट। वो जरूरी है कि राइट अवे वो अपनी प्लेस पे आना शुरू हो जाए, लेकिन अगर वो नहीं आया, दिस इज अ शिफ्ट ऑफ ट्रेड, अ शिफ्ट इन द वर्ल्ड ट्रेड राइट नाउ विच इज गोइंग ऑन फ्रॉम चाइना। अगर हमने ये अपॉर्चुनिटी अभी मिस कर दी तो वो मार्केट शेयर हमें आगे चल के वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फवाद से मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अज़हर मजीद साहब, अब आप पंजाब में बैठे हुए हैं, आप इस एनर्जी क्राइसिस के फैक्टर्स को किस तरह देखते हैं पंजाब में जो टेक्सटाइल की सनत है उसके लिए? इसमें जो है मेरे ख्याल में गैस में काफ़ी गलतियां हुई हैं LNG को बुक करने में पिछले 6 महीने 1 साल में। 2019 से इशू ये चला और अब तक जब सही टाइम था बाइंग का, हमने बाइंग नहीं की। अब बाइंग रेट बढ़ गए हैं तो अब हम बाई करते हैं तो कोई गैस मिल नहीं रही है। इवन कतर देने को तैयार नहीं है, इवन ऑन दी ओल्ड टर्म्स जो 13.37% टू दी क्रूड ऑयल वाला फैक्टर था। तो हमें, मैं फवाद अनवर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो गैस है इस मुल्क में तो ये 2,500-3 हज़ार बल्कि 4,000 MMCDF से गिर के अब तकरीबन कोई 1,500-2,000 रह गई है, आधी से भी कम हो गई है। और डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी हमेशा डोमेस्टिक होती है क्योंकि उन्होंने आगे वोट लेने होते हैं। तो वो डोमेस्टिक को भी शायद पूरी ना हो सके, और ये 3 महीने जो विंटर के आ रहे हैं, आई रियली वंडर वी विल बी हैविंग एनी गैस फ्रॉम दी नॉर्मल SNGPL और SSGPL सिस्टम। तो हमें रिलाय करना पड़ेगा वही LNG पे। गवर्नमेंट को अगर मंगाने होंगे तो उनको शिप लोड ऑफ LNG लाने होंगे, और उसमें फिर प्राइस अगर वो महंगी खरीदेंगे तो $6.5 में कैसे बेचेंगे? इसमें इनसे इख्तियार बेग साहब जो अगेन इन्होंने भी एक्नॉलेज किया, और मैं भी इनको अपना छोटा भाई और वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स मानता हूँ कि इन ज़बानी गवर्नमेंट बहुत सी बातें प्रॉमिस करती है। ये 6.5 सेंट वाली बात कोई 2018 में एग्री हुई थी, अभी तक हम स्टे पे चल के वो लेते रहे। गवर्नमेंट ने वो 6.5 कमिट करके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, गवर्नमेंट कोर्ट से स्टे के ऊपर ये $6.5 की प्राइस हुई।
अभी ये 7.5 सेंट वाली भी जो प्राइस है, इट इज ओनली ऑन द पेपर्स। अभी ये घूम रही है फ्रॉम कैबिनेट टू पावर डिवीजन एंड फाइनेंस एंड हियर एंड देयर। इसमें भी अभी कोई डिसीजन नहीं आया। डिसीजन आने के बाद फिर उसका नोटिफिकेशन में इट टेक्स मंथ्स। गवर्नमेंट को अपनी ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कमिटमेंट करती है उस कमिटमेंट की ओनरशिप ले और उसको इम्प्लीमेंट पे लाएं। मैं आता हूँ अजहर मजीद साहब। अच्छा, अब इख्तियार बेग साहब ये फरमाइएगा कि ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स मिल सकते हैं, ऑर्डर्स लंबे अरसे के लिए चल सकते हैं। पाकिस्तान का टेक्सटाइल का शोबा जो है वो अपनी बरामदात में इजाफा कर सकता है। मामला क्या है? मामला जो है वो रॉ मटेरियल का है, जिसमें बुनियादी तौर के ऊपर जो आपका एनर्जी का मामला है वो सबसे ज़्यादा परेशान कुन है, और उसके साथ साथ कॉटन का है। अब आपकी जब हुकूमत से बात हुई है, इन दो चीज़ों के ऊपर कोई बात हुई है कि अगर आपने, जिस तरह फवाद साहब ने भी बात की, अजहर मजीद साहब भी कह रहे हैं, अगर ये सिर्फ वादे वहीद ही रहे तो फिर तो मामला ठीक नहीं है? नहीं, मैं अपने दोनों साथियों से एग्री करते हुए ये बात कहूँगा कि पिछली टेक्सटाइल पॉलिसीज़ 2009-2014 की, जिसमें मैं इंस्ट्रूमेंटल था, उसके बाद हर 5-5 साल आती रहीं, क्यों फेल हुई हैं? कोई 30% इम्प्लीमेंट हो सके, कोई 37% इम्प्लीमेंट हो सकी, 50% से ज़्यादा कोई नहीं गई। उसकी वजह है कि एलोकेशन ऑफ फंड्स उन मराद के लिए जो अनाउंस किए जाते हैं, इंसेंटिव्स नहीं होते। 1.5 साल 2 साल के बाद वो फंड्स ख़त्म हो जाते हैं, नए फंड्स एलोकेशन है। मैं तो कहता हूँ इनको बजट में आप हर साल एलोकेट करें। अगर 5 साल की पॉलिसी है तो 5 के बजट में उस पीरियड का रकम मुख्तस करें। जो नहीं है तो किसी भी टेक्सटाइल पॉलिसी को जितनी बातें अच्छी की गई हैं, कामयाब बनाने के लिए है कि इसके जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं, या एनर्जी का जैसे वो कह रहे हैं कि भाई आपका 7.5 सेंट्स है पावर का और 6.5 सेंट्स MMBTU है गैस का, उसका डिफरेंशियल वो इन यूटिलिटीज़ कंपनी को जो देंगे उसका एलोकेशन हो, ताकि ये चीज़ मिल सके। हमारे मसला ये होता है कि अनाउंस हो जाती हैं फंड्स, एलोकेशन सालाना नहीं होता। बजट में इसको आना चाहिए, ये बजट का हिस्सा होना चाहिए कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से ये फंड्स इतने जो हैं मुख्तलिफ मराद के लिए दिए हैं। और अभी देखें DLTL की पेमेंट नहीं हो रही है। हमारे DLTL जो है 18-19 के अप्रूव होके पड़े हैं, उसमें लफ्ज़ आ रहा है रेडी फॉर पेमेंट, कोई पेमेंट नहीं हो रही है। रिबेट्स की भी पेमेंट नहीं हो रही है। हाँ, सेल टैक्स की फास्टर सिस्टम के तहत उन्होंने पेमेंट शुरू कराई हैं और बड़ी खुशाइन बात है। और मैं समझता हूँ कि जो 2-3 साल हमारे 250 बिलियन और 300 बिलियन फंड्स ब्लॉक होते थे, आज उसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल की मुतासिर हुई है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल। मैं आता हूँ इख्तियार बेग साहब, मैं आता हूँ। अच्छा, इसमें फवाद साहब ये फरमाइएगा कि कोविड का कितना आप असर देखेंगे अपने फ्यूचर ऑर्डर्स के लिए, और जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ हैं उनके मुतासिर होने में? देखें, वी हैव टू, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा सेक्टर वाइज। कोविड का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है वो गारमेंट इंडस्ट्री पे आया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड पीपल जो थे, आई मीन इन यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज, वो बाहर नहीं निकल रहे थे, तो गारमेंट का जो सेल है वो काफी ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ था। होम टेक्सटाइल का सेल बढ़ा था क्योंकि लोग घर पे रह रहे थे। एज अ कंट्री अगर हमें देखा जाए तो द वे वी हैंडल द कोविड, या जो कोविड की सिचुएशन पाकिस्तान में थी वो बहुत बेहतर थी relative to our neighbors vis-a-vis India या बांग्लादेश से कंपेयर किया जाए, स्पेशली इंडिया। तो वो ऑर्डर्स का हमें थोड़ा सा एडवांटेज हमें मिला था कोविड के ज़माने में, एंड आई थिंक दैट वाज ड्यू टू द सिचुएशन, द गवर्नमेंट, द वे दे कंट्रोल्ड द कोविड। तो अगर वो मार्केट शेयर हम बरकरार रख लेते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं, तो अगर देखा जाए तो इन द लॉन्ग रन वी विल हैव सम एडवांटेज ऑफ कोविड। कोविड का जो हमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो डोमेस्टिक मार्केट में हुआ है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। कोविड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड था, लोग बाहर कम निकल रहे थे, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है। बट मैं फवाद साहब आता हूं, क्योंकि मेरे पास वक्त महदूद है, अब जरा तेज़ी से मैं चलूँगा। इसमें अजहर मजीद साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो हमारी इस वक्त सूरत हाल है,
कोविड जो है उसमें क्या रोल अदा करेगा? अजहर मजीद साहब, आवाज आ रही है? चल रहा है और कोई पता नहीं कि फ्यूचर क्या हो, क्योंकि हमारी कौम इतनी लिटरेट या इतनी वो माइंडेड नहीं है कि जिस तरह के हालात हैं उसको समझते हुए एहतियात करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जितने भी SOPs हैं उनको फुल्ली फॉलो करें। दूसरा, ये कोविड इज एन इशू। नंबर 2, फवाद भाई ने पहले भी कहा था कॉटन, और इन्होंने इख्तियार बेग साहब ने, कॉटन 7.5 मिलियन बेल हुई है, हमारी 15 मिलियन बेल की रिक्वायरमेंट है। हम 13-14 मिलियन तक पहुंच के वापस 7-7.5 पे आए बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट और दिस गवर्नमेंट। इनको भी 2.5 साल हो गए हैं, उसकी करेक्शन नहीं आई। अगर उन्होंने गलत किया था कि शुगर केन की एरिया बढ़ा दिया था क्रॉप का और कॉटन की कॉस्ट पे, तो वो कोई सूदमंद नहीं था, बिकॉज कॉटन इज अ मस्ट फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अजहर मजीद साहब, मेरे पास चूंकि 1 मिनट रह गया है पीछे, इख्तियार बेग साहब 1 मिनट है। कॉटन का इशू जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले करेगा इस सारी सूरत हाल में? देखिए, कॉटन को बैलेंस आउट करने के लिए 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो नए सीड्स R&D करा के जिनकी पर एकड़ यील्ड ज़्यादा हो वो इंट्रोड्यूस कराएं। कुछ मुतारिफ नहीं हुए। K68, MNH 93, 92 में जब हमने स्पिनिंग मिल डाला था तो अब तक वही के 2 बीज हैं। तो एक न्यू हाई यील्ड सीड्स पर एकड़ पैदावार बढ़े, कल्टीवेशन एरिया कन्वर्ट ना हो गन्ने के ऊपर, शुगर केन के ऊपर, और BT कॉटन जैसे नए तजर्बात जो इंडिया ने किए और उससे बहुत फ़ायदा उठाया, डबल प्रोडक्शन उनकी हो गई है, वो इस्तेमाल किए जाए। मेन मेड फाइबर की कंजम्पशन बढ़ाई जाए। हुकूमत ने टेक्सटाइल पॉलिसी में मेड फाइबर को जो लोकल नहीं बनता 0 रेटेड ड्यूटी के सप्लाई करने के लिए वादा किया है, लेकिन हमारे मुल्क में मेड फाइबर यानी पॉलिस्टर फाइबर वगैरह की जो यूजेज है वो अब भी दुनिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले में कम है। अब भी हम ज़्यादा रिलायंस अपने प्रोडक्ट में 100% कॉटन पे करते हैं, जबकि हमें कॉटन पे रिलायंस कम करके मेन मेड और कॉटन तकरीबन 50-50% हमें इनके प्रोडक्ट करना चाहिए। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया मेरा इख्तियार बेग साहब, बहुत शुक्रिया अजहर मजीद साहब, बहुत शुक्रिया फवाद अनवर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।